हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर और चेयरमैन के बारे में। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, जिसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। तो इन दोनों ऑफिसर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा यानी कि स्पीकर के बारे में। तो देखते हैं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 कहता है द हाउस ऑफ द पीपल शैल as soon as may be choose two members of the house to be respectively speaker and deputy speaker। मतलब हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी दो जन को चूज़ किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा एज स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। तो ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि अगर आप स्पीकर नहीं भी इलेक्ट करोगे तो चल जाएगा, या डिप्यूटी स्पीकर नहीं भी इलेक्ट करोगे तो चल जाएगा। नहीं, देयर हैज़ टू बी स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज टू मेंबर्स फ्रॉम द हाउस। तो लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी दो जन को इलेक्ट किया जाएगा एज स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। उसके बाद सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बिकम्स वेकेंट द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर एज द केस में बी। जब भी स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का सीट वेकेंट होगा, देखो मैंने क्या कहा, वेकेंट और एब्सेंट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। वेकेंट का मतलब होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का डेथ हो जाए, या वो रिज़ाइन कर दे, या उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए, तब हम लोग बोलते हैं वेकेंट। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इज़ वेकेंट। एब्सेंट अलग है। सपोज स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बीमार है या कहीं बिजी है जिस वजह से वो नहीं आ पाए सेशन में, तो वो चीज़ अलग है। यहाँ पे बात हो रही है वैकेंसी की। अगर वेकेंट हुआ ऑफिस स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का, देन द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज अनदर मेंबर। तो जब भी वेकेंट होगा, जब भी उनका सीट खाली होगा, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकसभा टू चूज अनदर मेंबर एज स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पीकर को इलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को बनाया जाता है स्पीकर, मैंने आपको बताया। अब सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर एक्स जो है वो स्पीकर बने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक मोशन मूव करूँगी मिस्टर एक्स के लिए। इसी तरीके से और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक के बाद एक मोशन मूव करेंगे। तो ये जो मोशन है ये इंडिविजुअली भी मूव किया जा सकता है, कलेक्टिवली भी मूव किया जा सकता है। तो जो भी मोशन, एक के बाद एक मोशन मूव हो रहा है, तो जो मोशन पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, सपोज मिस्टर एक्स के लिए मोशन मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और ये मोशन पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो मिस्टर एक्स बन जाएंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर को, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, उसको क्या पावर्स दी गई है। सबसे पहले Speaker conducts the business of the house and regulates the proceedings of the house. Speaker is responsible for conducting the business of the house. देखो, एक होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ROP COP। जब आप पार्लियामेंट के वेबसाइट में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे रूल्स दिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट को फंक्शन करना होता है। तो ये रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा, स्पीकर देखेगा। कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस करना है, स्पीकर से परमिशन लेना होगा। कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करना है, कौन से बिल पे डिबेट डिस्कशन होगा, कौन सा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कब बोलने का मौका दिया जाएगा, कितना बोलने का मौका दिया जाएगा, कहीं कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो यूज़ नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ का देख रेख, ये सब चीज़ को मॉनिटर कौन करेगा, स्पीकर करेगा। सो स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। स्पीकर हैज़ टू मेक श्योर दैट द हाउस इज बीइंग कंडक्टेड as per the rules of procedure and conduct of business. Next, और क्या रोल है स्पीकर का। स्पीकर also has the power to adjourn the house in absence of quorum. Adjourn मतलब क्या होता है, हाउस के प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना। So speaker has the power to adjourn the house in absence of quorum. quorum क्या होता है, एक मिनिमम अटेंडेंस होता है। एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस को कोरम कहा गया। देखो, अगर लोकसभा में बहुत कम मेंबर्स अगर सेशन में आए, सपोज 10-15 मेंबर्स आए, तो क्या फिर सेशन का कोई मतलब बनता है?
कोई भी बिल पे डिबेट डिस्कशन का कोई मतलब बनता है? वोटिंग कैसे होगा? वोटिंग कोई तो मतलब नहीं बनता है सेशन का। सो फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस कोरम का होना तो ज़रूरी है, मिनिमम अटेंडेंस का होना तो ज़रूरी है। अगर इतने लोग भी प्रेजेंट नहीं है, 10-15 लोग ही प्रेजेंट है सेशन में, तो फिर मीटिंग का सेशन का तो कोई मतलब नहीं है। सो इन दैट केस, इन एब्सेंस ऑफ कोरम, जब कोरम नहीं है, जब मिनिमम अटेंडेंस नहीं है, जब 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है, in that case speaker, the presiding officer of lok sabha has the power to adjourn the house। वो proceedings को स्थगित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये डिस्क्रिशनरी पावर है स्पीकर का। अगर स्पीकर को लगा कि इतने कम मेंबर्स हैं दैट देयर कैन बी नो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, इन दैट केस स्पीकर कैन एडजर्न द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, क्योंकि फिर सेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये पावर भी स्पीकर के पास है। और क्या पावर है? स्पीकर ऑल्सो हैज़ द पावर टू पास एडजर्नमेंट ऑर्डर। तो दो तरह का एडजर्नमेंट होता है, देखो, एक होता है सिंपल एडजर्नमेंट और एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। सिंपल एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है? सपोज आज लोकसभा में सेशन हो रहा है, तो जो भी एजेंडा के हिसाब से डिसाइड किया गया था, सपोज आज डिसाइड किया गया था कि कोई बिल पे वोटिंग होगा, ठीक है, तो ये बिल पे वोटिंग सब कुछ हो चुका है, आज का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ कंप्लीट। आज के एजेंडा में डिसाइड किया गया था कि बिल पे वोटिंग होगा, हो चुका है, दैट मीन्स नाउ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ कंप्लीट। तो सिर्फ बोल देने से बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ कंप्लीट नहीं चलता है लोकसभा में। स्पीकर को एक ऑर्डर पास करना होगा, वो ऑर्डर को बोलते हैं एडजर्नमेंट ऑर्डर। सो एडजर्नमेंट ऑर्डर विल टर्मिनेट, विल सस्पेंड द सिटिंग ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट ऑर्डर मतलब होता है नाउ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। अब इस सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर में स्पीकर बता देगा कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, 4 घंटे बाद होगा, 10 घंटे बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा। इस एडजर्नमेंट ऑर्डर में डेट और द टाइम ऑफ री असेंबली विल बी मेंशन्ड बाय द स्पीकर। इसको बोलते हैं सिंपल एडजर्नमेंट। तो ये जो एडजर्नमेंट ऑर्डर पास करने का पावर है, ये जो प्रोसीडिंग्स को स्थगित करने का पावर है, ये किसके पास है? स्पीकर के पास है। तो ये तो बात हुई सिंपल एडजर्नमेंट की। और एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। सपोज आज का काम हो चुका है, बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। अब स्पीकर चाहता है कि मैं पास करूं एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर। अब ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में नहीं बताया जाएगा कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, नेक्स्ट सिटिंग कब होगा, 4 घंटे बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। मतलब कि इन एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर द डेट और टाइम ऑफ री असेंबली विल नॉट बी मेंशन्ड। तो फिर ये कौन बताएगा? सिंपल एडजर्नमेंट में तो स्पीकर ने बता दिया कि मान लो 2 घंटे बाद हम फिर से सिटिंग करेंगे, वो तो स्पीकर ने बता दिया। लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में कुछ भी मेंशन नहीं होता है। द डेट और टाइम ऑफ री असेंबली इज नॉट मेंशन इन एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर। तो फिर ये कौन बताएगा कि कब होगा नेक्स्ट सिटिंग लोकसभा का, कब होगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा प्रेसिडेंट। तो ये जो एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर है, जो स्पीकर ने पास तो कर दिया, अब ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और इशू करेगा नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। मतलब कि अब लोकसभा छुट्टी में, रिसेस में जा सकती है। तो सिर्फ स्पीकर के एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर पास कर देने से नहीं होता है। जब तक उस ऑर्डर को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा और नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन नहीं भेजेगा, तब तक लोकसभा रिसेस में नहीं जा सकती है। ठीक है, अब मान लो प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और इशू कर दिया नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन, दैट मीन्स नाउ लोकसभा कैन गो टू रिसेस। ठीक है, अब वापस कब सेशन होगा वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट समन ऑर्डर भेजेगा टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, ऑब्वियसली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिर वापस सेशन में आएगी लोकसभा को। तो इस तरीके से किया जाता है स्थगित प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, तो क्या है स्पीकर के पास पावर? स्पीकर हैज़ द पावर टू पास सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर और एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। सिंपल एडजर्नमेंट विल सस्पेंड द सिटिंग ऑफ द हाउस, बट एडजर्नमेंट साइन डाई विल टर्मिनेट द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। और स्पीकर के पास पावर है, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये कौन डिसाइड करेगा? सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। अब मैंने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है वो मनी बिल है कि नहीं है,
वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्पीकर डिसाइड करेगा. स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट. और क्या पावर्स है स्पीकर के पास? स्पीकर विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. देखो, अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन जॉइंट सेशन इन केस ऑफ अ डेडलॉक. आपको पता है कि नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस इट इज़ पास्ड बाई लोकसभा, राज्यसभा एंड गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट. कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उस बिल को लोकसभा ना पास कर दे, राज्यसभा ना पास कर दे और उस बिल को प्रेसिडेंट एसेंट ना दे दे, उस बिल पे प्रेसिडेंट साइन ना कर दे, तब तक वो बिल लॉ नहीं बन सकता. मान लो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री. मैंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में. मान लो ये बिल लोकसभा ने पास कर दिया. अब ये बिल जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने भी पास कर दिया. अब ये बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिया. मतलब अब जो बिल है लॉ बन गया. ये तो ठीक है, कोई डेडलॉक नहीं हुआ. लेकिन डेडलॉक के भी चांसेस हो सकते हैं. मान लो मैंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा ने ये बिल को पास कर दिया. अब ये बिल गया राज्यसभा के पास. राज्यसभा क्या कर रहा है? यहाँ पे मैं हाउस 1 हाउस 2 करके ले रही हूँ. हाउस 1 में ले रही हूँ लोकसभा को और हाउस 2 ले रही हूँ मैं राज्यसभा को. ठीक है, तो मान लो लोकसभा ने ये बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया. डेडलॉक सिचुएशन नंबर 1. लोकसभा ने ये बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने इस बिल को वापस भेज दिया लोकसभा के पास विथ रिकमेंडेशंस, लेकिन लोकसभा ने इस रिकमेंडेशंस को मानने से इनकार कर दिया. डेडलॉक सिचुएशन नंबर 2. डेडलॉक सिचुएशन नंबर 3. लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने इस बिल को विथहोल्ड कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. विथहोल्ड करना मतलब राज्यसभा विल नॉट एक्ट ऑन दिस बिल. राज्यसभा ना इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, ना इस बिल को वापस भेज रहा है लोकसभा को. राज्यसभा हैज़ विथहोल्ड द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months. तो ये 3 सिचुएशंस होते हैं डेडलॉक के. अब जब डेडलॉक होगा तो बिल तो लॉ नहीं बन पाया, डेडलॉक हो गया. सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डेडलॉक, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर अंडर आर्टिकल 108 टू समन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. जॉइंट सेशन मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे उस सेशन पे. अब बिल पे डिबेट डिस्कशन करो, अब वोटिंग करो. ठीक है, तो जब भी जॉइंट सेशन होगा तो जॉइंट सेशन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हमेशा स्पीकर ही होगा. याद रखिएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा विल नेवर बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर द जॉइंट सेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. जब हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. लोकसभा के स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जा रहा है? लोकसभा के मेंबर्स में से ही तो एक को स्पीकर बनाया जा रहा है ना. तो स्पीकर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, बट राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो चेयरमैन है, वो राज्यसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट नहीं हो रहा है. वो हम लोग आगे देखेंगे. अब अगर स्पीकर एब्सेंट है तो फिर डिप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन. अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है देन डिप्यूटी चेयरमैन विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. और क्या पावर है स्पीकर के पास? स्पीकर has the power to exercise the casting vote. देखो, speaker will not vote in the first instance, but speaker has the power to exercise casting vote. मतलब जब नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही है लोकसभा में, जब सपोज कोई बिल पे डिबेट डिस्कशन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, तब स्पीकर वोट नहीं कर सकता है. तो स्पीकर कब वोट करेगा? स्पीकर वोट करेगा ओनली इन केस ऑफ अ टाई. जब टाई हो जाएगा तब स्पीकर वोट करेगा. उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट. सो स्पीकर विल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. मतलब जब नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही है, जब वोटिंग हो रहा है सपोज कोई बिल पे, कोई मोशन पे, तब स्पीकर वोट नहीं करेगा. लेकिन जब टाई हो जाएगा देन स्पीकर विल एक्सरसाइज द पावर ऑफ कास्टिंग वोट. ठीक, चलो. और स्पीकर ऑल्सो हैज़ द पावर टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा. तो जो लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेगा. लेकिन बहुत सारी कमिटीज़ में स्पीकर खुद चेयरमैन होता है, जैसे कि जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो उन कमिटीज़ में तो स्पीकर खुद चेयरमैन है. लेकिन बाकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा के लिए चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेगा. अब ये तो हम लोगों ने देखा पावर्स ऑफ स्पीकर के बारे में. जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो स्पीकर के ऑफिस को डिसॉल्व नहीं किया जाता है.
आपको पता है कि हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व होता है, फिर फ्रेश इलेक्शंस होता है, लेकिन लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद भी स्पीकर के ऑफिस को डिसॉल्व नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे काम है जो हो सकते हैं पेंडिंग हो, कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो। ज़रूरी तो नहीं है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ ऑल्सो कंप्लीट। बहुत सारे काम है जो अभी भी करने हैं। तो स्पीकर डज नॉट हैव टू वेकेट हिज सीट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व। तो फिर स्पीकर का ऑफिस कब डिसॉल्व होगा? ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस स्पीकर के ऑफिस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 93 तो कह रहा था कि हमेशा एक स्पीकर होना ही चाहिए। तो जब आप स्पीकर के ऑफिस को डिसॉल्व कर दे रहे हो तो फिर स्पीकर कौन बनेगा? तो ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा एक स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट किया जाता है। प्रोटेम एक लैटिन टर्म है, प्रो टेम्पोर से आया है। इसका मतलब है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पररी पीरियड के लिए एक स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट किया जाता है ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा। क्योंकि पहला जो स्पीकर का ऑफिस चले आ रहा था वो तो फर्स्ट सेशन में डिसॉल्व हो गया, फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा में वो ऑफिस तो डिसॉल्व हो गया। हमें टेम्पररी पीरियड के लिए एक स्पीकर चाहिए, ठीक है। तो एक स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट किया जाता है। लोकसभा के मेंबर्स में से यूजुअली जो सीनियर मोस्ट होता है उनको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर प्रोटेम। अब ये स्पीकर प्रोटेम का काम क्या है? दिस स्पीकर प्रोटेम विल एडमिनिस्टर ओथ टू दी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर्स को, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उनके मेंबर्स को ओथ कौन दिलाएगा? स्पीकर प्रोटेम दिलाएगा। तो फिर स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है। सो दिस स्पीकर प्रोटेम विल ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर। अब ये तो स्पीकर प्रोटेम है, हमें एक स्पीकर तो चाहिए, तो स्पीकर का भी इलेक्शन कंडक्ट कराना है, ठीक है। तो स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, ये जो डेट है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सो द प्रेसिडेंट विल डिसाइड द डेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर। सो स्पीकर प्रोटेम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर administering oath to the members of Lok Sabha, and Speaker Pro Tem will also conduct the elections of the Speaker, but date for the election of Speaker will be decided by the President. अब मान लो स्पीकर इलेक्ट हो गया, ठीक है। अब स्पीकर के इलेक्ट होने के बाद इलेक्ट किया जाता है डिप्यूटी स्पीकर। तो लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को बनाया जाएगा डिप्यूटी स्पीकर। सो स्पीकर इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर का इलेक्शन कब होगा ये कौन डिसाइड कर रहा था? प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा था। लेकिन डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा? डेट फॉर इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर विल बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीकर इलेक्ट हो गया, स्पीकर के इलेक्ट होने के बाद इलेक्ट किया जाता है डिप्यूटी स्पीकर। अब स्पीकर क्या करेगा? अब स्पीकर अपॉइंट करेगा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। सो स्पीकर विल अपॉइंट panel of not more than 10 panel of chairpersons from amongst the members of लोक सभा। तो लोकसभा के मेंबर्स में से ही स्पीकर अपॉइंट करेगा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब तो अगर स्पीकर एब्सेंट है, मैंने क्या बोला? एब्सेंट, वेकेंट नहीं। मान लो स्पीकर बीमार है और नहीं आ पाया, तो अगर स्पीकर एब्सेंट है सो हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा? डिप्यूटी स्पीकर। और अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है देन हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा? वन अमंग्स द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। तो जो चेयरपर्सन्स को स्पीकर ने नॉमिनेट किया था, अपॉइंट किया था, उन्हीं में से एक विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा व्हेन डिप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट। तो स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर नहीं है देन वन अमंग्स द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स विल बी प्रिसाइडिंग ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा। अब हम लोग करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। देखो, आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्टिकल 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो राज्यसभा के मेंबर्स में से नहीं होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। सो वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब जस्ट बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। अब फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्यों सोचा कि राज्यसभा के मेंबर्स में से हम किसी एक को नहीं बनाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर? क्योंकि देखो, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वोट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को।
राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि कौन से स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स आएंगे वो उस स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कौन से स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स आएंगे। जैसे कि आसाम से 7 मेंबर आएंगे, बिहार का पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो बिहार से राज्यसभा में 16 मेंबर्स आएंगे, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में 18 मेंबर्स आएंगे। तो जिस स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट से राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स आएंगे। अब अगर राज्यसभा के मेंबर्स में से ही अगर किसी एक को बना दिया जाता प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो क्या होता, तो फिर छोटे स्टेट्स का तो कभी मौका ही नहीं आता, क्योंकि बड़े स्टेट्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे में से कोई एक बन जाए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा दैट द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। क्यों? ताकि बड़े स्टेट्स डोमिनेट ना करे, बड़े स्टेट्स जो है आपस में से ही किसी एक को हमेशा बनाते जाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और छोटे स्टेट्स का कभी मौका ही नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं स्पीकर और चेयरमैन के बीच में। देखो, मैंने आपको बताया था कि स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ लोकसभा, यहाँ पे चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ राज्यसभा। स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट स्पीकर विल हैव अ कास्टिंग वोट। सेम विद चेयरमैन, चेयरमैन कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट चेयरमैन विल हैव अ कास्टिंग वोट। मतलब इन केस ऑफ अ टाई chairman can vote during normal proceedings. Speaker can adjourn the house in absence of quorum. Chairman can also adjourn the Rajya Sabha in absence of quorum. ठीक है, तो ये तो कुछ सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स है जो स्पीकर के पास है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं है। जैसे कि स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जॉइंट सेशन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हमेशा स्पीकर होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होगा, बिकॉज स्पीकर इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स है जो स्पीकर के पास है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब स्पीकर के ऑफिस को और चेयरमैन के ऑफिस को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया गया है, देखो, द कंडक्ट ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप स्पीकर या चेयरमैन को उनके डिसीजंस के लिए, उनके एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो लोकसभा या राज्यसभा में। उसके बाद द सैलरी ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन विल बी अ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स इट विल बी चार्ज्ड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द सैलरी विल नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज। मतलब स्पीकर और चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं सैलरी कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज। और उनकी जो सैलरी है वो एक चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब इट विल बी चार्ज डायरेक्टली आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट विल नॉट बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और क्या, अगर उनको रिमूव करना है तो 14 days एडवांस नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू बोथ स्पीकर एंड चेयरमैन। तो हम लोगों ने आज देखा स्पीकर और चेयरमैन के बारे में, दोनों के ऑफिसेस को हम लोगों ने कंपेयर किया, सिमिलैरिटीज़ को भी हम लोगों ने देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।